हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी लाइट पर। आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस क्या होता है? केमिस्ट्री समझने से पहले ये जरूरी है कि हम पहले साइंस को समझें, तो केमिस्ट्री हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। साइंस की बात करें तो सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज गेन्ड बाय मैनकाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये डेफिनेशन होगी साइंस की। एक्सपेरिमेंटेशन, जब भी कोई ह्यूमन बीइंग एक्सपेरिमेंट करता है उससे ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं और जब उसे अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में, उसे ही साइंस कहा जाता है। साइंस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उसे एक साथ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इसे डिवाइड किया गया है बहुत सारी ब्रांचेस में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो क्या होगी केमिस्ट्री? सबसे आसान चीज है कि साइंस को डिवाइड किया है वेरियस ब्रांचेस में और जिनमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री भी है। तो सबसे बेटर इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि डील करती है मैटर की स्टडी से, उसके कंपोजिशन से, उसकी प्रॉपर्टीज से एंड द चेंजेस विच इट अंडरगोज इन कंपोजिशन एज वेल एज इन एनर्जी ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। जब भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है उसमें एनर्जी में जो भी चेंज होता है, जो स्टार्टिंग में एनर्जी है, जो बाद में एनर्जी हो रही है, जो भी आपको चेंजेस मिलता है, उसकी कंपोजिशन में जो चेंज मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ों की जो स्टडी कहलाती है वो किसके अंतर्गत आती है? केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब बात की जाए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। ये आपके सिलेबस में 7 ब्रांचेस दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी ही कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये सभी चीज़ें को स्टडी किया जाता है। इसके बाद में सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन उपस्थित है, कार्बन की प्रेजेंस है, उसे आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स एक्सेट्रा। थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉज पे बेस्ड हो, थ्योरीज पे बेस्ड हो, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ही क्लियर है, ऐसी केमिकल फिनोमिना जो कि परफॉर्म किया जाता है इंडस्ट्रीज में, वो आएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। फिफ्थ बात की जाए एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ऐसी केमिस्ट्री जो सब्सटेंस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में हमें बताती है, वो कहलाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिक्स्थ है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या होते हैं, उसे जो स्टडी करता है उसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद में आता है 7th न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि स्टडी करता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसे हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही वाइडली यूज की जाती है। इसका यूज़ मेडिसिन्स में होता है। हम अपने आसपास जितने भी मेडिसिन्स देखते हैं उन सब में भी केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। हम जितने भी अपने आसपास में सब्सटेंसेस देखते हैं, सामान देखते हैं जो कि हम डेली यूज़ कर रहे हैं, वो सभी भी केमिस्ट्री से प्रभावित होते हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर की बात की जाए, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं,
और बाकी सारी चीज़ें डालते हैं, वो सब भी केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके बाद में एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे कंफर्ट, हमारी कन्वीनियंस और प्लेजर के लिए जितनी भी चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं, ज़रूरत में लाते हैं, वो सभी आती है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसकी वाइड रेंज एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही वाइडली यूज की जाती है। इसका यूज़ मेडिसिन्स में होता है। हम अपने आसपास जितने भी मेडिसिन्स देखते हैं उन सब में भी केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। हम जितने भी अपने आसपास में सब्सटेंसेस देखते हैं, सामान देखते हैं जो कि हम डेली यूज़ कर रहे हैं, वो सभी भी केमिस्ट्री से प्रभावित होते हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर की बात की जाए, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं और बाकी सारी चीज़ें डालते हैं, वो सब भी केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके बाद में एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे कंफर्ट, हमारी कन्वीनियंस और प्लेजर के लिए जितनी भी चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं, ज़रूरत में लाते हैं, वो सभी आती है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसकी वाइड रेंज एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मैटर क्या होता है। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass, offers resistance and can be felt by one or more of our senses। तो मैटर क्या होगा? ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, इन केस ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses मास, ये तो आप समझ गए होंगे, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, वजन हो, कुछ ना कुछ मास हो। ऑफर्स रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को ऑफर करे, और हमारे किसी भी सेंसेस, हमें बहुत सारे सेंसेस दिए गए हैं हमारी बॉडी में, किसी भी सेंसेस के द्वारा अगर हम उसे फील कर पा रहे हैं तो वो क्या है? मैटर है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एयर, वाटर, मेटल, प्लांट्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हम सराउंडिंग में देख रहे हैं वो सभी क्या है? मैटर है। एक प्रकार से हम उन्हें मैटर कह सकते हैं। इसके बाद में मैटर सराउंडिंग में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, पर 3 फिजिकल स्टेट्स में, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, जो आप भी सॉलिड बॉडीज देखते हैं वो सॉलिड स्टेट हो जाएगी। इसके बाद में लिक्विड स्टेट, जैसे कि पानी, हम लोग पानी पीते हैं, वो लिक्विड स्टेट में पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो लिक्विड हैं। इसके बाद में बात की जाए तो गैसेस, गैसेस आपको पता ही है। तो गैसेस, तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। इसके बाद में टेम्परेचर और प्रेशर, 2 ऐसी चीजें हैं जिनके चेंज होने से या चेंज करने से, अगर हम मैन्युअली भी उसे चेंज करते हैं तो इन सभी स्टेट्स को वन अनदर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से फिर वापस से सॉलिड या गैसेस से लिक्विड। तो हम एक दूसरे में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिस प्रकार से साइंस को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है, केमिस्ट्री को भी अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है, उसी प्रकार से मैटर को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। इनके 2 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला है प्योर सब्सटेंसेस और इसके बाद में नेक्स्ट है मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होगा और मिक्सचर्स क्या होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगा, जबकि हम बात करें मिक्सचर्स की तो इनका कंपोजिशन वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी प्योर सब्सटेंसेस के कंपोजिशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि बात करें अगर मिक्सचर की तो ये वेरिएबल होता है इनका कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन में चेंज करना पॉसिबल होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। छोटे छोटे सब्सटेंसेस में इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता,
किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जबकि बात की जाए मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। थर्ड पॉइंट की बात करें, कैन ओनली बी चेंज्ड इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड को जब अप्लाई किया जाएगा इन प्योर सब्सटेंसेस पे, तो सिर्फ उनकी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज में ही चेंज होगा, उसके अलावा कहीं पर भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर बात की जाए मिक्सचर्स की, तो कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होगी वो उनकी खुद की होगी, उनमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, प्रॉपर्टीज जो होगी इनकी सेम होगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी, इनकी ओन नहीं होगी, खुद की नहीं होगी, चेंज की जा सकती है पर सेम प्रॉपर्टीज होगी। और मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होगी। एक छोटा सा नोट इसमें दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स। अब जिस प्रकार से मैटर को डिवाइड किया गया है उसी प्रकार से प्योर सब्सटेंसेस को भी डिवाइड किया गया है दो सब ग्रुप्स में। इसमें दो सब ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंसेस को। वहीं मिक्सचर्स को भी डिवाइड किया गया है दो सब ग्रुप्स में। पहला है होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। जैसे कि हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस को भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दो सब ग्रुप्स हैं इसके, कंपाउंड्स और एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कंपाउंड की कि आखिर क्या होगा कंपाउंड और क्या होगा एलिमेंट, क्या है इनमें डिफरेंस, क्या होती है इनकी डेफिनेशन, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं कंपाउंड। अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। स्वाभाविक सी बात है, ये उसी का सब ग्रुप है, तो ये भी एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होगा। विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपल सब्सटेंसेस में हम इन्हें तोड़ सकते हैं बाय सम सुइटेबल केमिकल मेथड। सुइटेबल वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि जिससे ये टूट सके, जिसको हम यूज करके इसे तोड़ सकते हैं। तो ऐसी सुइटेबल केमिकल मेथड्स को यूज करके हम इसे डिकम्पोज कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। आगे देखते हैं, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को ज्वाइन करने पर बनता है। आइए इसके आगे देखते हैं, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, जिनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा मास के अनुरूप। तो कंपाउंड जो होगा वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाने पर बनाया जाएगा या बनेगा। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट में थस बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस होगा, स्वाभाविक सी बात है। विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड, जिसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं होगा, ये तोड़ा नहीं जा सकेगा इनटू छोटे पार्ट्स में, यह बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता है। नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब आप चाहें कि आप छोटे छोटे सब्सटेंसेस को, सिंपलर सब्सटेंसेस को जोड़कर अगर किसी एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लें तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। फिजिकल तो दूर की बात रही, केमिकल मेथड का भी आप यूज करके सिंपलर सब्सटेंसेस को जोड़ के एलिमेंट नहीं बना सकते। पर जबकि आप सिंपलर सब्सटेंसेस को किसी भी केमिकल मेथड से, वो भी सुइटेबल, तो सुइटेबल केमिकल मेथड से ज्वाइन करके आप कंपाउंड बना सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, द मिक्सचर्स विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में इनका कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। इन अदर वर्ड्स, कंपोनेंट्स ऑफ सच अ मिक्सचर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। इनके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आर सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड वाटर, मड एटसेट्रा। अब बात की जाए होमोजेनस मिक्सचर्स की, द मिक्सचर्स विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दीज मिक्सचर्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशंस। तो होमोजेनस मिक्सचर्स को ही कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी हम इसी को कहेंगे जिनका कंपोजिशन हमेशा एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ सच अ मिक्सचर्स कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप।
जो इनके कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन के या होमोजेनस मिक्सचर के, इनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं: एयर, गैसोलीन, सी वाटर, ब्रास, कलर्ड ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स और होमोजेनस मिक्सचर में अंतर क्या होगा कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो हैं इनका हमेशा डिफरेंट कंपोजिशन रहेगा अलग अलग पार्ट्स में, और जबकि होमोजेनस मिक्सचर जो रहेंगे इनका कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, जिसे हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट हम इसमें देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि दिया गया था एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर के द्वारा। ईयर था 1774, जो कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत ही सिंपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आपको इसके वर्डिंग से ही समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है, मास हमेशा कंजर्व रह रहा है। तो क्या बोल रहा है ये कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो जो टोटल मास, आप देखिए कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है या कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके हमेशा दो पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट रिएक्टेंट साइड रहता है, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट साइड रहता है। रिएक्टेंट जिसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट बाद में मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना आप रिएक्टेंट लेंगे, जितने मास का आप रिएक्टेंट लेंगे, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एकदम उसी मास के इक्विवेलेंट मिलेगा। दोनों का मास हमेशा इक्वल आएगा। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें सेकंड देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि डिस्कवर किया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा 1799 में, जो कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। जो क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो वो हमेशा एलिमेंट्स जो रहेंगे उसके वो हमेशा कंबाइंड रहेंगे मास के सेम प्रोपोर्शन में। जितना मास किसी एक एलिमेंट का होगा उतना ही मास किसी दूसरे एलिमेंट या तीसरे एलिमेंट का भी हो सकता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में थर्ड देख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डिस्कवर्ड किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ईयर था 1803, जो कहता है when two elements combine with each other to form two or more than two compounds, the masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another। जिसका मतलब ये है कि जब भी किसी दो कंपाउंड में भले ही उनके मास कितने भी लिए जाएं, कितनी भी क्वांटिटी ली जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं एक दूसरे से, जिससे एक कंपाउंड बने या दो कंपाउंड्स बने, जो उनके मासेस रहेंगे वो एक दूसरे के सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे हमेशा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में फोर्थ देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि डिस्कवर किया गया था रिचर के द्वारा 1792 में, जो कहता है when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। जिसका मतलब है कि जब किसी एक एलिमेंट जिसका आपको मास पता है, फिक्स्ड मास आपको पता है, उसे आप किन्हीं दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास तीन एलिमेंट है ए बी सी, ए और बी का मास आपको नहीं पता है, सी का पर आपको एक फिक्स्ड मास मालूम है, तो जब आप सी को ए के साथ में कंबाइन करेंगे और सी को बी के साथ में कंबाइन करेंगे तो जो आपको कंपाउंड मिलेंगे ए सी और बी सी। तो दोनों कंपाउंड्स का जो मास होगा वो इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा, या तो फिर वो किन्हीं
प्रपोर्शन में मिलेगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में फिफ्थ देख लेते हैं, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जो कि डिस्कवर किया गया था गै-लुसैक के द्वारा 1808 में, जो कि कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच bear simple whole number ratio to one another and to the volumes of products. All volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure, जो कि कहता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाए व अलग अलग गैसेस को रिएक्ट कराया जाए। सपोज आपके पास 3 गैसेस हैं ए, बी एंड सी, आप तीनों गैसेस को रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको जो उनका प्रोडक्ट मिलेगा वो किसी ना किसी होल नंबर रेशियो में मिलेगा। वो हो सकता है 1:2:3 में मिले, 2:3:4 में मिले, एटसेट्रा। चलिए अब देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि दी गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 में, जिसे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहा जाता है, जिसके मेन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particles called atoms. Second, atoms of some substances are identical in all respects, that is, they possess same size, shape, mass, chemical properties, etc. Atoms of different substances are different in all respects, that is, they possess different sizes, shape, masses, chemical properties, etc. Atom is the smallest particle that takes part in chemical reaction. Atoms of different elements may combine with each other in a fixed, simple, whole number ratio to form compound atoms. Atoms can neither be created nor destroyed, that is, atoms are indestructible. चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ होता है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम्स हर प्रकार से आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे कि इनका साइज सेम, साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ एक जैसी रहेंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अलग अलग सब्सटेंसेस के जो एटम्स होंगे वो टोटली डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि साइजेस, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट रहेगी। अगर आप लोग सब्सटेंसेस अलग अलग लेते हैं तो उनके एटम्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे। दूसरी बात की जाए तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने में सबसे छोटा पार्टिकल जो टेक पार्ट करता है वो एटम होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर एटम कंबाइन हो रहा है तो वो किसी ना किसी होल नंबर रेशियो में हमेशा रहेगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइए अभी हमने देखी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की या ड्रॉबैक्स की कि आखिर क्यों फेल हो गई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके मेन फेलियर्स कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, it failed to explain how atoms of different elements differ from each other, that is, it did not tell anything about structure of atom। तो सबसे बड़ा फेलियर इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग क्यों होते हैं इस बारे में यह कुछ नहीं बता पाया था, और दूसरी बात यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी नहीं बताया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट, it could not explain how and why atoms of different elements combine with each other to form compound atoms or molecules। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बना दिए जाते हैं। इसके बारे में भी इसने कोई चर्चा नहीं की थी। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर
डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को ऐसा कौन सा फोर्स है जो एक दूसरे से बांध कर रखता है, इस बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। आइए फोर्थ की बात करते हैं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसने गैलुसेक्स के लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, कोई चर्चाएं नहीं की थी। तो इस वजह से भी ये भी बहुत बड़ा एक फेल्यूर साबित हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन एटम एंड अल्टीमेट पार्टिकल दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल्स। तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में दो चीजें हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो मॉलिक्यूल करता है और उसके अंदर जो एटम होता है वो भी टेक पार्ट करता है किसी भी रिएक्शंस में। पर इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें किस प्रकार से पार्ट करती हैं इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। अल्टीमेट पार्टिकल्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एटम्स। एटम्स क्या होगा? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, उसे एक एलिमेंट के अंदर ही रहना पड़ेगा, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम जो होगा वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ होगा। और दूसरी बात की जाए तो अनदर मीनिंग ऑफ एटम इज इनडिविजिबल, जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वही कहलाएगा एटम। बात की जाए मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होगा आप सिंपल समझ लीजिए। एटम्स को जब एक साथ बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये भी छोटा पार्टिकल होता है पर इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, सराउंडिंग में रह सकता है ये इंडिपेंडेंट। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। जितने भी एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो उन एटम्स के नंबर को ही हम कहेंगे एटोमिसिटी। ये जानने के लिए बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कि एटोमिसिटी, अगर आपसे पूछा गया कि एटोमिसिटी क्या होगा, तो एटम्स जितने भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उनकी जो नंबर होगा, जो उनकी क्वांटिटी होगी, उसी को आप कहेंगे एटोमिसिटी।